तो क्या करें? तो चलो घर घर घूम घूम करके एक्वागार्ड बेचते हैं। अगर एक्वागार्ड ही बेचना है, फेना सरफ ही घर घर घूम करके बेचना है, तो हमको बताइए कि 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया खर्च करके इंजीनियर बनने का क्या जरूरत है? 15 लाख 20 लाख रुपया खर्च करके MBA करने का क्या जरूरत है? लाखों रुपया खर्च करके नर्स का ट्रेनिंग करने का क्या जरूरत है? लाखों रुपया खर्च करके B.Ed का ट्रेनिंग करने का क्या जरूरत है? समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले लोग PhD करता है, उसके बाद B.Ed करने के लिए जाता है, पहले B.Tech करता है, उसके बाद B.Ed करने के लिए जाता है। तो क्या चल रहा है देश में? कोई अगर इंजीनियरिंग किया है तो उसको B.Ed करने की क्या जरूरत है? कोई अगर PhD किया है तो उसको B.Ed करने का क्या जरूरत है? क्योंकि लगता यह है कि PhD करने से तो जॉब मिल नहीं रहा है, B.Tech करने से तो जॉब मिल नहीं रहा है, MBA करने से तो जॉब मिल नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं B.Ed का ट्रेनिंग ले लेते हैं, कम से कम स्कूल में मास्टर बनने का नौकरी मिल जाएगा। और सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी नहीं पहुंच रहे हैं। 40% लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। 100 में से 40, आप में से भी बहुत सारे लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। आप कभी सोचे हैं, आपने कभी विचार किया है इस बात पे? टैक्स देते हैं आप सरकार को, हर चीज जो आप खरीदते हैं उस पे आप टैक्स देते हैं सरकार को। सरकार जो चुन करके आती है वो बिजनेस सबमिट कराती है बिजनेसमैन के लिए, लेकिन इस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर होगी इसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सरकार को हम टैक्स देते हैं किस लिए? कि सरकार हमको बदले में सर्विस दे। क्या सर्विस देगी सरकार? सरकार हमको सुरक्षा देगी, सरकार हमारे लिए फिनांस की व्यवस्था करेगी, करेंसी की व्यवस्था करेगी, और सरकार हमारे लिए जो हमारी बुनियादी जरूरत है उन बुनियादी जरूरतों को ठीक करने का काम करेगी। क्या सरकार इस काम को कर रही है? आप दनादन टैक्स दिए जा रहे हैं। जब आप कार खरीदते हैं तब भी आप रोड टैक्स देते हैं, और कार में पेट्रोल जब भराते हैं तब भी आप टैक्स देते हैं, और जब आप रोड पे चलते हुए अपना घर पहुंचना चाहते हैं तो बीच में जो टोल टैक्स आता है तब भी आप टैक्स देते हैं। तो आप बताइए कि एक सेवा के लिए बार बार हमसे टैक्स क्यों वसूला जाता है? एक सेवा के लिए बार बार हमसे टैक्स इसलिए वसूला जाता है कि इकोनॉमी जिस तरीके से आज नीचे गिर, हमारा प्रश्न ये है कि एक बार जब हम कार खरीदते हुए रोड टैक्स दे दिए हैं तो दोबारा हमसे टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? सरकार टैक्स हमसे लेती है और कर्जा अपने दोस्तों को देती है। वो दोस्त कौन है? वो दोस्त वो हैं जो चैनल के मालिक हैं, वो दोस्त वो हैं जिनके पास करोड़ों खरबों रुपया है, और उस चैनल का इस्तेमाल करके, उस दोस्त का इस्तेमाल करके आज हमसे, हमारे दिमाग से हमारा मुद्दा ही मिटाने का कोशिश किया जा रहा है। जब भी आप टीवी खोलेंगे तो आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य ये होगा कि ये टीवी हमारा है, ये जो सेटअप बॉक्स है वो हमारा है, इसमें रिचार्ज हम कराए हैं, चाहे पेटीएम से रिचार्ज कराएं कि गूगल पे से रिचार्ज कराएं या रिटेल शॉप पे जाकर के रिचार्ज कराएं, लेकिन इस टीवी में मुद्दा हमारा नहीं है। इस टीवी में हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है, इस टीवी में हमारे बच्चों का भविष्य का बात नहीं किया जा रहा है। इसीलिए आज आप देखेंगे कि आप जो बात बोलना नहीं चाहते हैं वो बात आपके मुंह में डाल दी जाती है, जो बात आप सोचना नहीं चाहते हैं वो बात आपके दिमाग में डाल दी जाती है। सालों से इस देश में अलग अलग जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते आए हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम एक साथ रहते हैं तो हमारे बीच में मतभेद भी होता है, झगड़ा भी होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहसें भी होती हैं, लेकिन कभी कोई ये बात नहीं कहता था कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। आज स्थिति ये है कि आप सरकार की आलोचना कीजिए, सरकार के समर्थन में बोलने वाले लोग
तुरंत आपको कहेंगे कि आप पाकिस्तान चले जाओ। मैं बड़े आराम से उनसे एक सवाल पूछता हूं कि तुम जिस सरकार का समर्थन कर रहे हो उस सरकार को आरएसएस चला रही है, और आरएसएस की वेबसाइट पे जाओगे, आप लोग भी जाकर के देख लीजिएगा, सबके हाथ में मोबाइल है। वेबसाइट पे जब आप देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, आर्यावर्त का निर्माण करेंगे, जिस आर्यावर्त में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब शामिल होगा। लेकिन दोस्त, जो ऑलरेडी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको पाकिस्तान भेज दोगे तो अखंड भारत का निर्माण कैसे करोगे? जो ऑलरेडी आसाम और बंगाल में रह रहे हैं, एनआरसी के नाम पे उनको बांग्लादेश भेज दोगे तो अखंड भारत का निर्माण कैसे करोगे? असल मसला ये है कि इनको भारत का निर्माण नहीं करना है, इनको मंदिर का निर्माण नहीं करना है, इनको सरकार का निर्माण करना है, इसको सरकार बनानी है। इसीलिए ये हर कुछ सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हैं, और जब जो चुनाव नहीं जीत पाते हैं तब जीते हुए एमएलए को खरीद करके अपोजिशन पार्टी बन जाते हैं। अभी पूर्वोत्तर के राज्य में ऐसा हुआ कि भाजपा के पास एक भी सीट नहीं था सिक्किम में, सारा का सारा विधायक खरीद करके वो सिक्किम का अपोजिशन पार्टी बन गया है। मतलब समझ रहे हैं कि पहले होगा हिंदू मुसलमान, जब हिंदू मुसलमान से भी आपका दिमाग खराब नहीं होगा तब होगा ईवीएम, ईवीएम को भी अगर आप नहीं होने देंगे तब होगा पेटीएम, तब बनेंगे पीएम, और पीएम तब कहेंगे भाइयों बहनों हम तो देश के विकास के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अरे आप तो 14 से विकास को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विकास के जो ओरिजिनल फादर हैं अंबानी जी ने कहा कि हम पैदा करेंगे कश्मीर में विकास। ये बात समझना बहुत मुश्किल नहीं है, जो बात हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि इस देश में अगर इंसान को किसी चीज के नाम पर बेवकूफ बनाया जा सकता है तो वो है धार्मिक भावना। धार्मिक भावना के नाम पर एक इंसान को दूसरे इंसान के विरुद्ध में खड़ा किया जा सकता है। धार्मिक भावना के नाम पर लोगों का जो उनका हक और अधिकार है उससे उनका ध्यान हटाया जा सकता है। धार्मिक भावना के नाम पर इतिहास के गरे मुर्दों को उखाड़कर वर्तमान में आपको आपस में लड़ाया जा सकता है। ये इतिहास के गरे मुर्दे क्यों उखाड़े जाते हैं? क्योंकि जब आप इतिहास का गरा मुर्दा उखाड़ते हैं तो वर्तमान पर से लोगों का ध्यान अपने आप हट जाता है। वर्तमान में लोग ये विचार करने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं कि हम मर रहे हैं भूख से और बचाना चाहते हैं धर्म। संकट है बेरोजगारी का और कहते हैं कि धर्म संकट में है। संकट है कि किसानों को उनके अनाज का दाम नहीं मिल रहा तो आप कहते हैं कि भारतीय संस्कृति खतरे में है। इस साजिश को हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसीलिए जब मैं आज बंगाल में खड़ा हूं तो मैं आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि बंगाल वो धरती है जिसने अंग्रेजों को सबक सिखाना शुरू किया था। यहां से आजादी की आंदोलन की बुनियाद रखी गई थी। बंगाल वो धरती है जिसने आजादी के आंदोलन के बाद जब विभाजन हुआ तो सबसे ज्यादा दर्द झेला है। हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति दरअसल हिंदुस्तानी संस्कृति है, और हिंदुस्तानी संस्कृति की खास बात यह है कि हम अलग अलग होते हुए भी एक हैं। हम अलग अलग धर्म के होते हुए भी एक हैं। हम अलग अलग भाषा बोली बोलते हुए भी एक हैं। हम अलग अलग खान पान और संस्कृति को मानते हुए भी हम एक हैं। और यह जो विविधता में हमारी एकता की ताकत है, इस एकता को जो तोड़ने का प्रयास है, इस प्रयास को हमको विफल करना पड़ेगा।
तभी जाकर के यह जो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हमको मिली है, हम उसको सुरक्षित रख पाएंगे और भारत को तोड़ने की हर साजिश को हम नाकाम कर पाएंगे। हम आप तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आज़ाद होने का मतलब होता है कि जो आज़ादी आपको आपके संविधान ने दिया है, उस आज़ादी की रक्षा करना। और उस संविधान ने आपको कहा है कि आज़ाद होने का मतलब होता है आज़ाद ख्यालात को मानना, आज़ाद ख्यालात पे चलना, आज़ाद ख्यालात के रास्ते को आगे बढ़ाना। और आज़ाद ख्यालात के रास्ते पे आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि हम सवाल उन तमाम ताकतों से पूछेंगे जिनको हमने इस देश की गद्दी सौंपी है। हम उनसे ये पूछेंगे उनके तमाम साजिशों और कोशिशों को नाकाम करते हुए कि बताइए विकास कहाँ है, बताइए 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, बताइए काला धन का क्या हुआ, बताइए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा। ये सवाल हम उनसे पूछेंगे। और आज़ाद भारत का नागरिक होने का मतलब, देश प्रेमी होने का मतलब सरकार की अंधभक्ति करना नहीं, बल्कि सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछना होता है। और यही सवाल देश की जमहूरियत को जिंदा रखता है, यही सवाल देश के लोकतंत्र को जिंदा रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।